हेलो दोस्तों, शान ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने प्लांट ऑपरेटेड स्टेज 1 का पहला सेट करवा दिया था। आज एडवांस टेस्ट हम लोग करेंगे स्टेज 2 का, ठीक है ना। और इसमें आपको पता ही है 12th लेवल की मैथ और साइंस आती है, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी रहते हैं। तो हम आराम से देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, जुड़े रहना है। मेरा नाम है शिवशंकर साहनी। आप लोग जुड़े हैं शान ब्लॉग से, ठीक है। अपना भरोसा बनाए रखिए दोस्तों। रावत भाटा पे टारगेट किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा 150 मार्क्स का आता है लगभग। इसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, 20 मैथमेटिक्स के और 10 के आसपास केमिस्ट्री, एक आध बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगर क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा व्हिच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें समझना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड केवल केवल होता है, केवल केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मैं आपके सामने लिखूँ, राम मूव्स 5 किलोमीटर। राम मूव्स 5 किलोमीटर मतलब राम 5 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे किलोमीटर जो है केवल केवल किलोमीटर दिया, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है नहीं पता। तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ राम मूव 5 किलोमीटर इन नॉर्थ, राम कब जाता है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राम जा तो रहा है 5 किलोमीटर, लेकिन नॉर्थ में जा रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आने की वजह से क्या हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। व्हिच ऑफ दिस नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो एक बार मैं थोड़ा पेन की साइज सही कर लूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन होगा, मास। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी वेग वेक्टर क्वांटिटी है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट से मूव कर रहे हो आपस में टकरा जाए, तो संघट्ट बोलते हैं, ठीक है। टकराना यानी कोलिजन बोलते हैं। तो एक इलास्टिक और नॉन इन इलास्टिक कोलिजन बोला गया है, या नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। तो बोला गया द मोमेंटम, कौन सा करेक्ट सेंटेंस पूछा, द ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओनली एनर्जी इज कंजर्व्ड, नाइदर एनर्जी नॉर मोमेंट इज कंजर्व्ड। तो दूसरा होगा दोस्तों, क्या होगा, केवल जब भी कोलिजन होता है तो केवल केवल क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो होता है, मोमेंटम जो होता है यानी संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है दोस्तों। अगला बात करते हैं, द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटरी द अर्थ ओवर द इक्वेटर। मतलब जो भूमध्य रेखा की परिक्रमा करने वाले भू स्थैतिक उपग्रह जो होते हैं दोस्तों, ये इनका टाइम कितना लगता है। तो टाइम पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने कितने घंटे में लगाता है दोस्तों, 24 घंटे में लगाता है। तो सेम मतलब सॉरी, दिन और रात की बात कर रहा, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। वो तो 365 दिन होता है। पृथ्वी पर दिन रात और कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है पृथ्वी का, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बोला गया है द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन द व्हिच फॉलोइंग। तो देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो होता है दोस्तों गैसों पे दिया जाता है। बर्नौली प्रिंसिपल पता होगा, जब कोई लिक्विड किसी भी पाइप से फ्लो होता है तो उसमें क्या बताया गया, उसका जो भी है क्या कहते हैं, उसका जो डेंसिटी वगैरह के बारे में इसमें रिलेशन बताया गया है। पास्कल लॉ और आर्किमिडीज जो है तैरने का सिद्धांत बताया गया दोस्तों। तो यहाँ पे इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेशर हमेशा किस पे करता है, उठाता है। तो प्रेशर मतलब दाब, दाब दाब की यूनिट क्या थी, पास्कल थी। तो यहाँ पे पास्कल लॉ पे डिपेंड होता है हाइड्रोलिक प्रेशर। जो भी हमारा जेसीबी वगैरह में हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह रहते हैं उसकी बात कर रहा है। पेंडुलम क्लॉक बिकॉज बिकम स्लो इन द समर। पेंडुलम क्लॉक जो होते हैं बच्चे वो समर में क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिएगा समर के समय, समर मतलब यानी कि यहाँ पे बोला गया है गर्मियों में धीमे कैसे हो जाते हैं। देखिए गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, डे इन द समर आर लार्ज, समर लार्ज हो जाता है, ऐसा बोला गया इसमें, ये रीजन हो सकता है।
of the friction is coil of the friction is coil, the length of the pendulum increase, the weight of the pendulum increase। तो लेंथ इंक्रीज होता है या वेट, ऊपर के दोनों तो कोई आंसर नहीं सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम, इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जब लेंथ बड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो इसका क्या होगा, इसका जो पेंडुलम का जो भी चक्कर होगा वो क्या होगा, गर्मियों में धीमी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई लेंथ बढ़ेगी तो ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि लेंथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पेंडुलम मेटल का होता है, मेटल क्या होते हैं वो बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको भी समझना, रेलवे ट्रैक पे भी, रेलवे ट्रैक जो होता है गर्मियों में फैल जाते हैं। ठीक है ना, उसमें भी बताया, क्योंकि वो भी आयरन वगैरह के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी फील्ड लाइन इन करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे कैन क्रॉस ईच अदर, दे कैन फॉर्म अ लूप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम होयर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंड मैक्सिमम, और बोला गया दे नेबर क्रॉस ईच अदर, कौन सा इसमें से सही है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है, जहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात जब हम करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है दोस्तों, वो हमेशा कैसे चलती है देखेंगे। अगर बात करें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो पैरेलल होती है एक दूसरे की, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, पहले तो दूसरी, ये ना किसी को क्रॉस करती है, और ये ना कोई मैग्नेटिक लूप बनाती है, और ना ही मैक्सिमम मिनिमम को कोई बात है। तो यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट बोला गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अगला बात करेंगे, देखिए अगला फिजिक्स का न्यूमेरिकल है आपका, तो कह रहा है फिजिक्स से न्यूमेरिकल की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब 20 मिनट, द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर याद होगा आपको, क्लास 10 में पढ़ा होगा, कि होता है दोस्तों आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, जहाँ पे क्यू होता है चार्ज और आई होता है करंट और टी फॉर टाइम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है, यहाँ से करंट निकालना हो, टाइम निकालना हो, कुछ भी निकल जाएगा। तो देखिए आपके पास करंट कितना दिया है, 0.5 दिया है, टाइम कितना दिया, 20 मिनट दिया है, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो कितना बचा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60। अब दोस्तों ये 60 है, 60 है, देखिएगा अब मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 6 टू जा 5 टू जा 10, और 10 और 660, 600 कूलम आएगा, क्योंकि चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है व्हाट इफेक्ट will be on the capacitance of a capacitor when the area of the parallel plate capacitor is decreased। कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस होता है जो कैपेसिटर में लगा होता है। ठीक है ना, इसकी बात करें, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब संधारित्र लगे होते हैं पूरे समांतर प्लेट में, तो क्या होता है, कौन सा प्रभाव, या मतलब क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, या बढ़ जाती है या घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या शुरू में ही बढ़ती है और फिर घटती है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, संधारित्र प्लेट समांतर और उसके बाद श्रेणी क्रम दोनों में लगाई जाती है, यानी पैरेलल और सीरीज में दोनों में लगाई जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा यह घट जाती है। ठीक है, जब ये पैरेलल समांतर में होगी तो घट जाएंगी, लेकिन जब ये श्रेणी क्रम में होंगी तो बढ़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इफ द मेटल ऑफ वायर लेंथ टी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और बोला गया रेसिस्टेंस आर, देन द रेसिस्टिविटी। देखिएगा दोस्तों इसका ये फॉर्म देखिएगा, अगर कोई तार है उसका लेंथ एल है, लंबाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लीजिएगा। तो रेसिस्टेंस इन सब पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। तो अगर हम रो की वैल्यू निकालें, रेसिस्टिविटी रो होता है, तो हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। तो आर ए अपॉन में एल कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका है ए में। ठीक है दोस्तों, 9 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला भी देखिएगा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही है, कह रहा है एक करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर का 24 वोल्ट कार हेडलाइट में 5 मिनट तक, हाउ मच एनर्जी। दोस्तों एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम, फॉर्मूला याद रखिएगा आप। अगला में अगर इसी को आगे हम करें तो पावर को लिखते हैं वोल्ट मल्टीप्लाई करंट इनटू टाइम। अब आप देखिए वोल्टेज कितना दिया गया है, 24 वोल्ट दिया गया दोस्तों, अगर आप देखेंगे, और उसके बाद में करंट जो दिया गया है आपको 2 एम्पियर दिया गया दोस्तों, टाइम दिया गया 5 मिनट, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है दोस्तों।
करंट, इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो 24 5 जा 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 ठीक है, 144 जूल होगा, कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का आपका। ठीक है, अब बोला गया है, ये देखिएगा अगला पैरामेट्रिक मटेरियल की बात किया गया है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक्स सब्सिबिलिटी यानी सब्सेंटिबिलिटी यानी उनकी संवेदनशीलता की बात करा गया है। पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, नेगेटिव स्मॉल होता है, नेगेटिव लार्ज होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक और छोटी होता है। ठीक है ना, क्या अनचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता धनात्मक होता है लेकिन छोटा होता है। ठीक है ना, अगला बात करेगा द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन द बोथ नियर एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब जो आई लेंस होता है वो अपनी एबिलिटी को एडजस्ट कर सकता है अपनी फोकस को, इसे वो बोलते हैं पावर एक्मोडेशन ऑफ आई। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया समझ लीजिएगा दोस्तों। मायोपिया ऐसे व्यक्तियों को होता है जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, नज़दीक वस्तुओं को अच्छे से देख लेते हैं। जैसे जिस स्टूडेंट को मायोपिया होगा वो बोर्ड पे लिखा नहीं पढ़ पाएगा लेकिन किताब पढ़ पाएगा। इसके लिए उसके लिए उसको कौन सा लेंस लगाना होता है? कॉनकेव लेंस लगाना होता है। जनरली यंग एज में कौन सा डिफेक्ट होता है दोस्तों? मायोपिया ही होता है। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता, जैसे कि सुई में धागा दाड़ना, चावल से कंकड़ निकालना, ये सब नहीं कर पाता है, बुक नहीं रीड कर पाता है, बोर्ड पे लिखा पढ़ पाता है। इसके लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप याद करें कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, ये था। तो इसका आंसर तो पावर एक्मोडेशन ऑफ आइस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आभासी छवि उत्पन्न करेगा? कौन सा आभासी आभासी यानी कि इसका जो हो जाएगा कौन सा वर्चुअल इमेज करेगा? तो 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण करेगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण हमेशा ही क्या बनाता है? आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है। तो तीनों ही क्या करते हैं? आभासी छवि बनाते हैं। ठीक है ना, एक ही नहीं बनाता। अब बोला गया आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। दोस्तों लेंस की पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, जिसे हम स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो सर आइजैक न्यूटन थे दोस्तों। इसमें इन्होंने क्या किया था? न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने अपने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को क्या किया था? ये किया था। जैसे देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से जब सनलाइट को देखा गया तो ये 7 कलर में हुई। फिर इसको इसमें क्या किया, वाइट, उसी सेम तरीके की प्रिज्म से उल्टा गुजारा, तो फिर इसके बाद ये लाइट फिर से वाइट हो गई। मतलब इन्होंने क्या किया था? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट किया था। अब बोला गया ये रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। रेनबो कब बनता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट से बनता है, इन्फ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर। ठीक है, इन धनुष का निर्माण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से होता है। प्रकाश 7 कलरों से मिलकर बना होता है, जिसे विग्योर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या होता है? थर्मो एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, हाई फील्ड एमिशन होता है, ऑटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। किसी मेटल के सरफेस से जो होता है प्रकाश विद्युतीय उत्सर्जन होता है। आइसोबार की बात करेंगे। लास्ट क्लास में जब जो स्टेज 1 का हमने क्वेश्चन कराया था वहाँ पे आइसोबार और आइसोटोप के बारे में आपको बताया था। आपको बताते हैं संभारिक और संभारिक और उसके बाद होता है समस्थानिक। तो आइसोबार क्या होता है दोस्तों? ऐसे 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 एलिमेंट होते हैं जो आइसोबार होते हैं दोस्तों, कि जिनमें क्या होता है, जिनका एटॉमिक एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि कैल्शियम का 20 होता है लेकिन ये 40 होता है। ऐसे ही पोटेशियम का क्या होता है, 19 होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है 40। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम अगर करेंगे द न्यूक्लियस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, द न्यूक्लियस व्हिच हैव द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो 18 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप में क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, 1H1, 1H2, 1
1H1 1H2 1H3, ठीक है ना दोस्तों। 19 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे इन पी टाइप सेमी कंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरी विल बी। देखिए पी टाइप सेमी कंडक्टर होते हैं और एन टाइप कंडक्टर होते हैं और पी एन टाइप होते हैं। 19 का होगा जो आपका ऑप्शन, कहाँ पे सारे चार्ज कन्वर्ट होते हैं, तो उसके छिद्र यानी होल पे सारे चार्ज क्या होते हैं, कैरी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है दोस्तों, रेक्टिफायर एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है या डीसी से एसी को कन्वर्ट करता है या दोनों काम करता है। तो 20वें का ऑप्शन आपका हो जाएगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर जो होता है दोस्तों हमारे चार्जर में ही लगा रहता है, जो फ़ोन का चार्जर होता है उसमें, क्योंकि उसको एसी से क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करके हमारे फ़ोन को चार्ज करता है। इसको बोलते हैं डिस्टकारी, एसी को डीसी बदलता है। अब देखिए एक सीरीज आ गई आपके सामने, बहुत आसान सीरीज है, लेकिन इसमें पूछा गया 78 जो है 78 कौन सा टर्म है दोस्तों। तो इसको देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद होगा। देखिए ये ए पहला टर्म है, दूसरा अगर इसकी बात करें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा पहला टर्म। तो एक फार्मूला होता है L इज इक्वल टू 78, लास्ट टर्म 78 है, तो इसका मैं फार्मूला ये लगा दूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। इसी को सॉल्व करना है आपको दोस्तों, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू आपकी 3 है, n की वैल्यू कितनी है निकालना है आपको -1, और d की वैल्यू आपके पास 5 है इज इक्वल टू 78। इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो आपका कौन सा आंसर आएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 78, इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आएगा 18 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 16 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको कर लेना, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। तो इसका एन की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। अगला बात करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ई पावर एक्स की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पावर 2x। तो देखिए डी इज इक्वल टू डी ई पावर 2x इज इक्वल टू डी एक्स। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई पावर 2x बाहर आ जाएगा और बचेगा डी अपॉन में 2x। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो फिर से देखेंगे ई पावर 2x तो बाहर आ ही गया है, और उसके बाद में 2 भी बाहर आएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स इसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे तो 2e⁻²x होगा दोस्तों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिएगा ई के पावर की फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स निकालने हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता ही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन वैसे कर दे रहा हूँ इसका, बट देख लो आप। जैसे इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसका अगर हम फंक्शन करेंगे, फैक्टर करें, सम करने के इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास पता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर हम करेंगे तो क्या होगा 2ab x माइनस 2 माइनस ab x -2b2, ठीक है। ये बी स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें पेयर बनाएंगे तो पेयर बन के हमारा क्या आएगा, पेयर बन के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पेयर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ax -2b, और एक बनेगा ax माइनस बी, ठीक है, जब कॉमन वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ax -2b इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2b अपॉन में a। तो 2b अपॉन में a कौन से ऑप्शन में, a में है। और अगर इसको बात करेंगे ax -b इज इक्वल टू 0, ये सब 0 के बराबर ही है दोस्तों। तो x की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन में a। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, a सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिए ये भी फंक्शन को सॉल्व करना है, इसको भी आसान है, ये भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसको देखिए अब सॉल्व करने का तरीका, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। दोस्तों अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स अपॉन में ई पावर वाई, क्योंकि बेस समान होता है तो पावर को घटा लेते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई पावर वाई इज इक्वल टू डी एक्स, और फुल आ जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स। सबका अगर हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे डिफरेंशिएशन के बजाय, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर वाई आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस सी।
तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आसान है, ये करके आ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान है दोस्तों। फॉर एनी इवेंट ई, इफ पी इज इक्वल टू 0.009, देन द वैल्यू ऑफ पी नॉट पी। तो दोस्तों देखिए, पी इवेंट हैपेंड और प्लस पी इवेंट नॉट हैपेंड, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। अगर हम बात करें नॉट हैपेंड की वैल्यू निकालना हमें, तो पी इवेंट नॉट हैपेंड इज इक्वल टू 1 माइनस पी इवेंट जो हमारे पास इवेंट हुआ। अगर देखें तो 1, पी इवेंट की वैल्यू जो दे रखी है 0.099 दे रखी है दोस्तों। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, सारे तरीके आपको बता दिया जा रहा है। बोला गया 3 संख्याओं का एवरेज क्या है इसका। मान लेते हैं एक संख्या x है तो 16 है, 3 संख्या है तो 8 और 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका 30 आएगा आंसर। सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए मैट्रिक्स का सवाल आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि मैट्रिक्स आप लोगों ने की नहीं होगी, तो मैट्रिक्स यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसको। देखिए मैट्रिक्स के बारे में समझना थोड़ा पड़ेगा आपको। देखिए जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्या कह रहा है, इसमें रो और कॉलम होते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 रो है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं? एक रो, 2 रो है, 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है ना, इसमें भी देखिएगा 2 रो और 2 कॉलम है। तो यानी कि अगर बात करें इसको इससे मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मैट्रिक्स को रो बाई कॉलम से सॉल्व करते हैं। इसके एक रो से उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 27, इसको आगे जब सॉल्व करते जाएंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में 23 अपॉन में 2 आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, आसान सवाल होता है। इसके रो को उठाइएगा, सब में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसके रो को उठाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, जो एक मैट्रिक्स आ जाएगी उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, करके देखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। इफ़ v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इज इक्वल टू 2। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, और आपको बस सोल्यूशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपका फ़ायदा हो सके, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को। ठीक है, नहीं तो मैं क्लास की तरीके से क्लास पढ़ाना होगा तो उस तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों। कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो एक क्वेश्चन को मैं 5 मिनट भी ले सकता हूँ कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है इसको रेट ऑफ, यहाँ पे रेट के हिसाब से सॉल्व करना है। तो सीधे आप यहाँ पे रेट, जब भी रेट की बात करें तो आपको डेरिवेशन पूछा है, तो डी वी अपॉन में डी एक्स। रेट मतलब आपसे रेडियस के हिसाब से इसको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे आर, तो इसको भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई तो आगे आ जाएगा, और डी आर क्यूब अपॉन में डी एक्स। आपने डेरिवेशन सीखा होगा, तो 3 आगे आ जाएगा, 4 पाई 3 आगे आएगा, और आर की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। पावर 1 कम हो जाती है दोस्तों, तो आर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 12 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे 2 रख देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई पाई आर की जगह पे 2 रखेंगे तो 4, और 12 4 जा कितना होता है 48 होता है दोस्तों, 48 पाई। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। आप लोग आराम से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, वीडियो आपके पास बनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, अभी ये पे आते हैं। देखिएगा जीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी जो होता है इसका अगर हमसे बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर इसके फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या आ जाता है, जो इसके बीच में डिफरेंस होता है वो आता है कॉमन डिफरेंस। मतलब इसके तरीके से कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई करके जा रहा है, तो उसको आर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, n टर्म निकालने का, वो ए एन इज इक्वल टू होता है दोस्तों ए आर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, पावर, ये तो nth टर्म हो गया। यहाँ पे जीपी का जब हम यहाँ पे सम पूछा है हमसे, इतने सम का इतना, तो याद रखना आप, ये अगर यहाँ हम देखें, यहाँ पे आर हमारा जो आया है वो 2 आया है, तो जब भी आर 1 से बड़ा आता है तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का, वो देख लीजिएगा आप। जब आर 1 से बड़ा हो तो एस एन इज इक्वल टू ए, 1 से बड़ा है तो क्या होगा आर पावर n माइनस 1,
एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, वीडियो बैक, वो PDF बैक हो गया। हाँ दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि हम जीपी पे थे कि जब nth टर्म की बात कर ली थी, जब आर बड़ा हो हमारा, आर हमारा एक से बड़ा हो, तो हमारा होता है एस एन, जो होता है हमारा एस एन टर्म जो होता है दोस्तों, जब हमारा आर एक से बड़ा हो तो ए, और होता है आर, आर पावर n -1 होता है दोस्तों, ठीक है ना, -1 डिवाइड बाई आर -1। लेकिन ये छोटा हो जाएगा तो 1 - आर पावर 1 हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ आर एक से बड़ा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना क्या है, एस एन की जगह पे रख देंगे 20444, और ए की जगह पे हमारा आ जाएगा 4, और आर की जगह पे हमारा क्या है दोस्तों, आर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 पावर हमारे पास n निकालना ही है हमें -1, और नीचे आएगा 2 - 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो प्रॉपर तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, आप जब सॉल्व करेंगे इसकी इसकी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको निकालना होगा 29, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी d, यानी 9 आ जाएगी। सॉल्व करिएगा दोस्तों, ठीक है, 9। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इसको भी डेरिवेशन करना। डेरिवेशन आपको सिंपल आता होगा आपको, इसको सिंपल आप जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 हट जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, √3x + 4, नीचे आ जाएगा 3x + 4। इसका जब आप इसका बाद जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करके देखिएगा दोस्तों। इसको इवेलुएट करिएगा, इसको इवेलुएट, तो ये तो फैक्टोरियल वाला है, देखो मैं बता देता हूँ। 8 × 6 × 7, 8 उल्टा चलना होता है दोस्तों, 7 6, बट मैंने लिख दिया 5, बट मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है तो नीचे 4 फैक्टोरियल। 3 को लिखे देंगे 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया दोस्तों, 3 से कटा 2 जा, 2 से कटा ये, तो 5 8 जा 40, और 7 47 जा 280, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों इसका। अगला देखिएगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो स्फीयर की वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ की वैल्यू दी है 36 दोस्तों, 36। सॉल्व करेंगे, 36 पाई दी है, तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 4 से कटेगा तो ये 9 आएगा। अगर हम r³ की वैल्यू देखें दोस्तों, तो 9 × 3, तो r3, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, क्योंकि 3। हाँ, फिर उसके बाद हमसे पूछा है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4 पाई तो ऐसे रहने देते दोस्तों, r² मतलब 9, 9 चौके 36, तो 36 पाई होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, पावर को सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको रहने देते 3⁻6 - x = लेकिन 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ 81 को लिख सकते हैं 3⁻4, 81 को हम लिखा जा सकता है 3⁻4, और इसकी पावर पहले से ही है तो x + 4 हो जाएगा। पावर को कंपेयर कर लेंगे दोस्तों, तो 6 - x बेस इक्वल है, क्योंकि 4x + 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, प्लस में 4, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 इधर आके 6 से माइनस होगा, इधर जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2/5, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फटाफट सॉल्व करेंगे दोस्तों, टाइम हमारे पास उतना नहीं है जितना कि हम यहाँ पे बार बार हम सोच रहे हैं कि आपका 30 से 35 मिनट में एक सेट खत्म हो जाए आपका सॉल्व करके। द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया दिया है तो आपको सबको पता है, πr² की वैल्यू दी है 144। अब बोला गया है आपसे को निकालना है क्या, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 r² = 154। काट देंगे इसको, 7 टाइम जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 × 7 r² की, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारा 7। तो अगर हमसे इसका पूछा है परिधि यानी सरकमफ्रेंस, तो 2πr, तो 2πr पूछा है हमसे,
एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पे जो हमारी आर की वैल्यू आई थी वो 7 आ गई थी, ठीक है। तो हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस पूछा था, तो 2 पाई आर होता है। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 डिवाइड मल्टीप्लाई 7, 7 7 कट जाएगा तो ये 44 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे। देखिए एक टावर है जो इसके 300 मीटर दूर पे एंगल ऑफ एलिवेशन में डायग्राम बना देता हूँ। ये 300√2 है इसकी टावर की हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, थीटा पूछा है 300 मीटर दूर टावर के फ्लैग से। तो अब यहाँ पे देख लेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। टेन थीटा निकालना है हमें, थीटा निकालना है। तो 300√3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, अपॉन में 300, 300 से 300 कट जाएगा तो √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की होती है। तो 1060 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 में दोस्तों इसको रेशनलाइज करेंगे और पुट करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका आएगा -2। आंसर लेके सॉल्व कर देंगे, आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ पे बस आप याद रखना आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। इसको तो आप सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, पावर सॉल्व करिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है आपका, सॉल्व हो जाएगा 37। खुद सॉल्व करिएगा, आपके लिए होमवर्क में है। 37 का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। 38 बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसका सीधे आपको ब्रैकेट ओपन कर देना दोस्तों। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7√5, 7 + √5 -7 -√5 प्लस में 3√5, ठीक है। तो देखिएगा -5 से एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। जब इसका ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो 7 + √5 और माइनस में 7 और प्लस √5 और यहाँ पे प्लस में 3√5 है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस में 7 कट जाएगा, √5 2√5 प्लस में 3√5, यानी कि इसका कितना आ जाएगा का 5√5 आ जाएगा। अगला देखिएगा फंक्शंस वाले सवाल हैं, तो यहाँ पे फंक्शंस वाला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट आर फंक्शन आर टू बी फंक्शंस इतना दिया गया दोस्तों, और इसके पास इसका इन्वर्स वाला पूछा है। तो इसका इन्वर्स मतलब इसका अपोजिट होगा दोस्तों, बस नीचे /2 हो जाएगा 39। तो 39 वाले फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। ये भी आपको ट्राई करिएगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको विस्तार से कभी वीडियो बना के समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मैथ का लास्ट सवाल है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे cot π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, cot 30 की होती है। cot से cot कट जाएगा तो π/2 माइनस थीटा और ये 30, इसका मतलब ये हो जाएगा π/80। तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी दोस्तों 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ब्लू इन कलर। ब्लू कलर का कौन सा होता है दोस्तों, तो कॉपर मैग्नीशियम जिंक ग्रे होता है, मैग्नीशियम भी ग्रे होता है। कॉपर जो 41 आपका आंसर है वो कैसा होता है दोस्तों, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ब्लू कलर का नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। इनके कंपाउंड ब्लू होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन वन एल्युमिनियम मोल हाइड्रोक्साइड। तो कितने मोल प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड के, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, तो 3 होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। कह रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, कॉपर होता है ब्रॉन्ज में, और उसके बाद में जिंक होता है, ठीक है दोस्तों। और 43 की अगर हम बात करेंगे, कॉपर और टिन होता है दोस्तों, जिंक नहीं होता। कॉपर 90% होता है ब्रॉन्ज में, कांसा जिसे बोलते हैं, और 10% टिन होता है। तो 43 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। ये परसेंटेज वाला टेबल एक बार करा दूंगा, ठीक है। अब बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 10।
तो टोटल कर लीजिए, इसका 10 आता हो देख लीजिए। और तो 2 2 4 और ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज अलॉय डज नॉट कंटेन जिंक, कौन सा अलॉय जिंक को नहीं कंटेन करता? ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो दोस्तों अभी ऊपर हमने पढ़ा था 45 में ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज में कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी क्या नहीं होता, जिंक कंटेन नहीं होता, ठीक है। बाकी पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में होता है। द ऑक्सीजन गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल ऑयल, द गैस कौन सा यूज होता है? तो हाइड्रोजनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस होता है, यूज करते हैं दोस्तों वेजिटेबल ऑयल बनाने में, करते हैं यूज। हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है उसको। व्हाट इज यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस, कौन सा टेस्ट करते हैं? लिटमस टेस्ट करते हैं, कोबाल्ट। और नो ऑप्शन इज राइट। तो 47 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लिटमस पेपर आता है, 2 कलर में आता है, ब्लू और रेड। तो आपको पता होगा जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं उसका कलर रेड हो जाता है, और जब रेड को हम एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? सॉरी, जब ब्लू को हम क्या करते हैं, जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं उसका कलर रेड हो जाता है, और जब रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू, ठीक है, समझ गए। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो रेड हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम बेस में अगर हम बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। BRB और ABR ऐसे करके याद कर लेते हैं हम लोग शॉर्टकट में, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट होता है बेसिकली यहाँ पे ये। अब कह रहा है इन रिएक्शन व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस कॉल्ड, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका मतलब क्या होगा? तब भी ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। अब बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फार्मूला करेक्ट फार्मूला, मोलरिटी का फार्मूला पूछा है दोस्तों। तो मोलरिटी का फार्मूला आपका हो जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम 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 इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? देखिए दोस्तों, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? जो अपना आकार तुरंत ले लेते हैं, जैसे कि जिस जिस समय मतलब अगर उनको गर्म करेंगे तो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी टेरेलिन, पॉलीस्टीरीन, और इसके बाद बैकेलाइट और ये नियोप्रीन। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बैकेलाइट। बैकेलाइट जो हमारे बर्तन वगैरह बने होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं दोस्तों। ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको अगला टेस्ट अगला दे देंगे सॉल्व करके। तो कोई भी समस्या हो तो आप अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है @SN सहनी 123। आप इस पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी शान ब्लॉग वाले ग्रुप में मैं भी ऐड हूँ तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ दे दूंगा कि क्या सोल्यूशन कहाँ नहीं समझ में आया। तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर ही मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे भी फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी शान ब्लॉग चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी आपको ऐसे सोल्यूशन कराते रहेंगे और होप उम्मीद करते हैं कि आपका जो रावत भाटा का प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्लियर हो दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। वंदे मातरम।